नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो विकास और विनाश दोनों को एक साथ दिखाती है। यह कहानी है बिरला समूह के दो फैक्ट्रियों की। एक फैक्ट्री है केरल के मावूर में और दूसरी है मध्य प्रदेश के नागदा शहर में। दोनों जगह पर रेयान बनाने की फैक्ट्रियां थी जो कभी विकास का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन आज ये दोनों फैक्ट्री प्रदूषण और बीमारी की कहानियों के लिए जानी जाती है। मावूर की फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, लेकिन नागदा में आज भी ये कहानी दोहराई जा रही है। मैं हूँ दिलीप और आज इस वीडियो में हम जानेंगे मावूर और नागदा दोनों फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण और उनके नुकसानों के बारे में। मावूर केरल राज्य के कोझिकोड जिले में स्थित छोटा सा इलाका है जो चालियार नदी के किनारे बसा हुआ है। 1958 में जब बिरला समूह की ग्वालियर रेयांस कंपनी ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाने का फैसला किया तो इस निर्णय को केरल की बड़ी उपलब्धि माना गया। उस समय की वामपंथी सरकार ने भी इसे अपनी सफलता बताया, क्योंकि एक बड़े औद्योगिक घराने को अपने राज्य में लाना मुश्किल होता है। उस समय की सरकार ने कंपनी को बहुत सारी सुविधाएं दी। कच्चे माल के रूप में बांस और सरकंडा महज ₹1 प्रति टन देने का वादा किया। सरकार की तरफ से कंपनी के लिए यह रियायत इतनी बड़ी थी कि कंपनी के लिए सोने में सुहागा जैसा हो गया था। 1963 में जब फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हुआ तो हजारों लोगों को रोजगार मिला। आसपास के गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है, विकास आएगा, पैसा आएगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। अब सवाल यह है कि यह रेयान क्या है और इसमें ऐसा क्या है जिसके कारण ये इतना खतरनाक है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है जिसे बांस और लकड़ी की लुगदी यानी पल्प से बनाया जाता है। इस पल्प को बनाने के लिए लकड़ी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इसे रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस रासायनिक प्रक्रिया में कई खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। ये सभी रसायन बेहद जहरीले होते हैं। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो सांसों की बीमारियों का कारण बनती है। कार्बन डाइसल्फाइड तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है और इससे चक्कर आना, सरदर्द और कमजोरी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। क्लोरीन एक जहरीली गैस है जो त्वचा और आंखों में जलन पैदा करती है। विस्कोस स्टेबल फाइबर यानी वीएसएफ भी एक प्रकार का रेयोन है जो कपड़ा बनाने में काम आता है। यह प्रक्रिया इतनी रासायनिक है, इससे भारी मात्रा में रासायनिक वेस्ट निकलता है। यह वेस्ट पानी में मिला दिया जाता है या हवा में छोड़ दिया जाता है। फिर जैसे ही मावूर की फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हुआ, समस्याएं भी शुरू हो गई। फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक कचरा सीधे चालियार नदी में बहाया जाने लगा। शुरुआत में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोजगार मिल रहा था, पैसा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी बदलने लगा। नदी का पानी काला और भूरा होने लगा। जो पानी साफ और पारदर्शक हुआ करता था वह अब गंदा और बदबूदार दिखने लगा। सबसे पहले मछलियां मरने लगी। हजारों मृत मछलियां पानी में तैरती हुई दिखाई दी। जो लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे उनका भी रोजगार खत्म हुआ। बालू खनन करने वाले मजदूर, सीपी यानी मसल्स इकट्ठा करने वाले लोग, वन से उत्पाद लाने वाले लोग, सभी लोग बेरोजगार हो गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10,000 से ज्यादा लोग उस नदी पर निर्भर थे। नदी का पानी पीने लायक तो रहा ही नहीं, नहाने और कपड़े धोने तक भी इस्तेमाल नहीं हो सका। जो लोग इस पानी का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें त्वचा रोग होने लगे, खुजली होने लगी, एलर्जी और छाले जैसी समस्या उस समय आम हो गई। कालीकट विश्वविद्यालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जब नदी के पानी का परीक्षण किया तो भयानक नतीजे सामने आए। पानी में सीसा, पारा और क्रोमियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा पाई गई। ये सभी धातुएं बहुत जहरीली होती है और कैंसर का कारण बनती है। लेकिन समस्या सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थी। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें हवा में फैल रही थी, खासकर रात के समय जब फैक्ट्री में उत्पादन अधिक होता था। जब सल्फर गैस का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता था तब इस गैस से तीखी और असहनीय बदबू आती थी जो कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। बच्चों में जन्मजात विकृतियां देखे जाने लगी। कुछ बच्चे शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा होने लगे। मानसिक विकास धीमा हो रहा है और सांस जैसी बीमारियां बच्चों और बड़ों में बढ़ने लग गई। महिलाओं में बांझपन की समस्या बढ़ने लगी। हार्मोन संबंधी समस्याएं आम हो गई। पुरुषों में फेफड़ों की बीमारियां और नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ने लगे। लेकिन सबसे भयानक था कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ना। 1991 से 1995 के बीच मेहूर और आसपास के इलाकों में लगभग 200 से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो गई। 1999 में वज्झक्कड़ पंचायत में जो 136 मौतें हुई उनमें से 19 यानी 21% मौतें सिर्फ कैंसर से हुई। आंकड़ा सामान्य से कहीं गुना ज्यादा था। वहाँ के लोग कहने लगे ये फैक्ट्री हमें रोज थोड़ा थोड़ा मार रही है। कम उम्र में असामान्य मौत होने लगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने इस फैक्ट्री को डेथ फैक्ट्री यानी मौत की फैक्ट्री कहना शुरू कर दिया। लोगों की रोशनी कम होने लगी, त्वचा पर छाले और घाव होने लगे जो आसानी से ठीक नहीं हो सकते थे। 1960 और 1970 के दशक में वहाँ के स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता ने इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, लेकिन कंपनी का प्रबंधन इन सभी विरोधों को अनदेखा करने लगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कई बार नोटिस जारी किए, अदालतों ने आदेश दिए, लेकिन कंपनी ने किसी की नहीं सुनी और उत्पादन और प्रदूषण जारी रखा।
1979 में एक बड़ी घटना हुई जिसने पूरे केरल को हिला दिया। प्रदर्शनकारियों ने एलामारम नामक स्थान पर बने एक बड़े बांध को तोड़ दिया। यह बांध फैक्ट्री को साफ पानी की आपूर्ति करता था। विडंबना यह थी कि फैक्ट्री को तो साफ पानी मिल रहा था, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को गंदा और प्रदूषित पानी मिल रहा था। जब यह बांध टूटा तो कोझिकोड शहर की पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। इस घटना ने पूरे राज्य का ध्यान इस समस्या की तरफ खींचा। मीडिया में खूब चर्चा हुई, सरकार पर दबाव भी बढ़ा, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस आंदोलन में किसान, छात्र, महिलाएं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उनकी मुख्य मांगे थी कि प्रदूषण को रोका जाए, बीमार लोगों को मुआवजा दिया जाए, नदी को साफ किया जाए। लेकिन लोग जब शांतिपूर्वक धरना देते तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता, धरने हटाए जाते। इसी प्रकार यह केरल का सबसे लंबा पर्यावरण आंदोलन बन गया। लगातार बांस और लकड़ी की मांग ने केरल की वन संपदा को भी नुकसान पहुंचाया। 1985 तक आते आते कच्चे माल की गंभीर कमी हो गई। उसके साथ मजदूर भी असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें उचित दाम और सुविधाएं नहीं मिल रही थी। इन्हीं दोनों कारणों से कंपनी ने वह फैक्ट्री बंद कर दी। यह बंदी 3.5 साल तक चली। यह समय श्रमिकों के लिए सबसे कठिन साबित हुआ। जिन लोगों के घर में फैक्ट्री की नौकरी से ही रोजी रोटी चलती थी, वे लोग बेरोजगार हो गए और कई बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोगों ने उस शहर से पलायन भी किया। अंततः 1988 में सरकार ने कंपनी को और ज्यादा रियायत देकर कंपनी को वापस चालू करवाया, लेकिन कंपनी ने अपनी कई सौदेबाजी की और श्रमिकों से कई शर्तें मनवा ली। इस घटना ने पर्यावरण आंदोलन और श्रमिक आंदोलन के बीच खाई बना दी। फिर श्रमिकों को लगने लगा कि अगर वे पर्यावरण आंदोलनों का समर्थन करेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और उनका रोजगार छिन जाएगा, इसलिए वे कंपनी का सपोर्ट करने लगे। 1988 के बाद पर्यावरण आंदोलन और कमजोर होगा क्योंकि उस समय श्रमिकों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन प्रदूषण फिर भी बढ़ता ही गया। फिर 1997 में सरकार ने सेनगुप्ता समिति का गठन किया जो इस समस्या को अध्ययन करे और इसका समाधान निकाले। सेनगुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी लगातार मुनाफे में रही है। समिति ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाए जिन पर महज 2 करोड़ रुपए खर्च करने थे। यह 2 करोड़ कंपनी के कुल मुनाफे का सिर्फ 1.3% था, लेकिन कंपनी ने यह भी खर्च नहीं किया। कंपनी लगातार बंद होने की धमकी देती रही और सरकार से कच्चा माल मांगती रही। कंपनी के एक पूर्व प्रवक्ता बी सुरेंद्रनाथ ने स्वीकार किया कि बंद करने की धमकी सरकार से अधिक कच्चा माल लेने की एक रणनीति थी। सुरेंद्रनाथ ने यह भी माना कि कंपनी को सेनगुप्ता समिति की सिफारिशें लागू करनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने नहीं की। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री लगातार कानून का उल्लंघन कर रही थी। अदालतों ने कई आदेश जारी किए, लेकिन कंपनी ने सभी को अनदेखा किया। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी को पर्यावरण और लोगों की सेहत से कोई मतलब नहीं था। फिर मई 1999 में आखिरकार फैक्ट्री ने अपना उत्पादन बंद कर दिया। व्यापक प्रदूषण विरोधी आंदोलनों के चलते काम करना मुश्किल हो गया था। अगस्त 1999 में कंपनी ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 25 क्लोज ए के तहत कंपनी बंद करने का नोटिस जारी किया, लेकिन बाद में 2001 में यह समझौता हुआ। समझौता केरल के श्रम मंत्री की मौजूदगी में प्रबंधन और ट्रेड यूनियन की बैठक में तय किया गया। समझौते में कर्मचारियों के लिए मुआवजे और तय समय पर भुगतान करने की शर्तें शामिल थी। 30 जून 2001 को फैक्ट्री औपचारिक रूप से बंद हो गई। इस तरह केरल राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ा विवाद समाप्त हुआ। 4231 श्रमिक सीधे तौर पर बेरोजगार हो गए और अप्रत्यक्ष रूप से 1.2 लाख लोग प्रभावित हुए। एक महीने में 92 लाख रुपए की मजदूरी इस क्षेत्र में आती थी, जो बंद हो गई और माऊर एक भूतिया शहर लगने लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फैक्ट्री बंद होने के बाद स्थानीय लोगों में और नाराजगी बढ़ी। श्रमिकों को तो कुछ मुआवजा मिल गया, लेकिन वहां जिन हजारों लोगों की सेहत बर्बाद हुई थी उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए थे उनको मुआवजा नहीं मिला। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी को बिना किसी मुआवजे दिए केवल श्रमिकों को कुछ पैकेज देकर बाहर निकलने दिया। कुछ लोगों को अधूरा मुआवजा मिला और चालियार नदी आज भी प्रदूषित है। पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस के नित्यानंद जयराम ने कहा कि ग्रेसिम फैक्ट्री सिर्फ ऐसे बंद नहीं हो सकती। उन्हें अपने प्रदूषणकारी अस्तित्व के 3 दशकों से पहली जहरीली विरासत को साफ करना होगा। जयराम कहते हैं कि वे अपने श्रमिकों के लिए भी जिम्मेदार है, जिन्होंने कारखाने के अंदर प्रदूषण का खामियाजा भुगता। यह माऊर में कंपनी द्वारा एक अधूरा न्याय था, जिसमें कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी से बच निकलने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नागदा में स्थित ग्रेसिम फैक्ट्री की। नागदा में बिरला समूह की यही फैक्ट्री है जो 1950 के दशक में शुरू हुई थी। यहाँ भी रेयन, विस्कोस, स्टेबल फाइबर और कास्टिक सोडा बनाया जाता है। कच्चे माल के रूप में यहाँ भी लकड़ी और बांस का इस्तेमाल होता है। मेऊर की तरह ही सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरीन जैसे जहरीली रासायनिक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में बिरला की यह कंपनी आपस में जुड़ी हुई है। मेऊर और नागदा में कच्चा फाइबर तैयार होता है जो ग्वालियर और हरियाणा के बिहानी में कपड़ा बनाने के काम आता है। कर्नाटक के हरियर में भी विस्कोस स्टेबल फाइबर डिवीजन है। नागदा में कॉस्टिक सोडा और मशीनरी डिवीजन है, जबकि ग्वालियर में सिंथेटिक फैब्रिक डिवीजन और भिवानी में वीविंग डिवीजन है।
इस तरह आपस में बिरला समूह की ये फैक्ट्रियां जुड़ी हुई है। नागदा में भी मेऊर जैसी समस्या रही है और अभी भी है। माऊर और नागदा में एक बड़ा फर्क है, क्योंकि माऊर में फैक्ट्री बंद हो चुकी है और नागदा में अभी भी चालू है। और नागदा में आज भी वही प्रदूषण फैल रहा है जो कभी माऊर में फैल रहा था। नागदा की फैक्ट्री से निकलने वाला वही रासायनिक कचरा चंबल नदी में फैलाया जा रहा है। चंबल जो कभी स्वच्छ और जीवंत नदी हुआ करती थी, अब वो प्रदूषित हो रही है। इस नदी पर आश्रित होने वाले घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे कई जीव लुप्त हो रहे हैं। ये जीव पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। नागदा के आसपास गांव जैसे भगतपुरी, परमारखेड़ी में लोगों को वही समस्या देखने को मिल रही है जो कभी माऊर में देखने को मिल रही थी। शारीरिक विकृतियां देखने को मिल रही है, बच्चे जन्मजात विकलांग पैदा हो रहे हैं। चंबल नदी पर निर्भर किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी प्रदूषित है। फैक्ट्री से होने वाला वायु प्रदूषण भी सैकड़ों किलोमीटर तक फैल रहा है। इसके कारण दूर दूर तक सब्जियों की फसल नष्ट हो रही है। इसी कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जो जमीन कभी उपजाऊ हुआ करती थी, अब बंजर हो गई है। हवा में फैलने वाली सल्फर गैस और अन्य जहरीले रसायन खेतों में जाकर मिट्टी खराब कर रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नागदा की फैक्ट्री को कई बार नोटिस जारी की, कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन सरकारी कर्मचारी और कंपनी की मिलीभगत के चलते कुछ नहीं हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी तक भी मामले पहुंचे, लेकिन कंपनी पर केवल जुर्माने और सुधार के निर्देश जारी हुए। अब हम विस्तार से समझते हैं कि ये रासायनिक जैसे सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड कैसे नुकसानदायक होते हैं। सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर यह हमारे लंग्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। बच्चों में समस्या ज्यादा घातक है क्योंकि वे अभी विकसित हो रहे हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। यह अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को खराब कर देती है और फसलों को नष्ट करती है, जिससे इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। कार्बन डाइसल्फाइड एक बेहद खतरनाक रसायन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर करता है। इसके कारण चक्कर आना, मतली और कमजोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। एकाग्रता की कमी आती है इससे। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है, जिसके कारण विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं। तीसरा है क्लोरीन। यह हरे पीले रंग की जहरीली गैस है। इसकी तीखी गंध होती है जो आंख, नाक और गले में जलन पैदा करती है। त्वचा पर सीधे संपर्क से छाले और घाव जैसे होते हैं। सांस के जरिए शरीर के अंदर जाने से फेफड़े में पानी भर जाता है। क्लोरीन इतना खतरनाक है कि पहले विश्व युद्ध में इसे रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सीसा या लेड जो भारी धातु है जो शरीर में धीरे धीरे जमा होती है। यह मस्तिष्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे बुद्धि विकास रुक जाता है, सीखने की क्षमता कम हो जाती है। वयस्कों में यह किडनी को नुकसान पहुंचाता है और उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। पारा या मर्क्यूरी यह भी एक अत्यंत विषैली धातु है। यह तंत्रिका तंत्र, किडनी और स्वतंत्र तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण हाथों में कंपन, याददाश्त की कमी और चिड़चिड़ाहट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। गर्भवती महिला में पारा भ्रूण के विकास को कमजोर करता है। प्रदूषित पानी के जरिए मछलियों में जमा हुआ पारा खाद्य श्रृंखला के जरिए मनुष्य तक पहुंचता है। कास्टिक सोडा जो नागदा फैक्ट्री में बनता है, यह अत्यंत क्षारीय रसायन है। त्वचा पर पड़ने पर गंभीर जलन और घाव हो जाते हैं। आंखों में जाने से अंधापन तक हो सकता है। सांस के जरिए अंदर जाने पर यह श्वसन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। इन टेक्निकल वर्ड्स के इतर अगर हम बात करें तो नदी में होने वाला प्रदूषण हजारों लोगों का जीवन नष्ट कर रहा है। अब जब हमने माऊर और नागदा दोनों कंपनियों की सच्चाई जान ली है तो हमें महत्वपूर्ण बात समझ आती है। पहली बात है, दोनों जगह एक ही कंपनी है, एक ही मालिक है, एक ही उत्पादन है और एक ही तरह के रसायन उपयोग किए जाते हैं। इसलिए प्रदूषण भी जैसा माऊर चालियार नदी में हुआ वैसा ही नागदा चंबल नदी में हो रहा है। दूसरी बात है, दोनों जगह कंपनी ने अपनी एक रणनीति अपनाई। पहले तो प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले को अनदेखा कर दिया गया, फिर जब दबाव पड़ा तो कंपनी बंद करने की धमकी देने लगी। इससे श्रमिकों को डर लगा क्योंकि उनकी नौकरी चली जाती है। तीसरी जरूरी बात है, दोनों जगह सरकार और कंपनी की मिलीभगत है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कई बार नोटिस दिए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चौथी बात है, जो कंपनी की रणनीति में शामिल है कि श्रमिक और आंदोलन के बीच गहरी खाई बना दी, जिससे श्रमिकों को अपनी नौकरी की चिंता होने लगी। माऊर में आखिरकार फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन नागदा में आज भी वह फैक्ट्री चालू है। माऊर में फैक्ट्री बंद होने से कम प्रदूषण तो रुका, लेकिन नागदा में आज भी भयंकर रूप से जारी है। माऊर में भी और नागदा में भी पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं मिला। नागदा और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए माऊर की कहानी एक बड़ी चेतावनी है। माऊर में जो बरसों पहले हुआ वो नागदा में कभी भी हो सकता है और यूं कहिए हर दिन हो रहा है। माऊर में प्रदूषण के कारण हजारों लोग बीमार हुए, सैकड़ों लोग कैंसर के कारण मरे, बच्चों में जन्मजात विकलांगता हुई, नदी से मछलियां खत्म हो गई, गर्भवती महिलाओं को नुकसान हुआ और यही सब नागदा में भी हो रहा है। लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन धीरे धीरे यह कंपाउंड की तरह काम करेगी। भगतपुरी और परमारखेड़ी जैसे गाँव में पहले से यह विकृतियां देखने को मिल रही है। चंबल नदी प्रदूषित हो रही है, खेतों पर असर पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नागदा और उसके आसपास के ग्रामीणों का भी वैसा ही हाल होगा जैसे माऊर के लोगों का हुआ था। और सबसे बुरी बात यह है कि फैक्ट्री जब बंद होगी तब भी लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा,
क्योंकि सरकार और फैक्ट्री अपनी मिली भगत के साथ काम करती है। इसलिए नागदा और आसपास के लोगों को सचेत होकर अभी भी एकजुट होने की जरूरत है। हमें कंपनी के खिलाफ आवाज उठानी होगी, प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन करने होंगे, सरकार पर दबाव बनाना होगा, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि श्रमिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच कोई खाई नहीं बने। दोनों को साथ मिलकर इन आंदोलनों को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि असली दुश्मन कंपनी है जो अपने मुनाफे के लिए सैकड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। माउर और नागदा की सिर्फ दो कहानियां नहीं है, बल्कि पूरे भारत के औद्योगिक क्षेत्र में यह कहानी है। ऐसी फैक्ट्रियों को हम बड़ी उपलब्धि समझते हैं कि इससे रोजगार मिलेगा, हमारी देश की ग्रोथ होगी, लेकिन ऐसी ग्रोथ किस काम की जो पर्यावरण, प्रकृति और लोगों को नुकसान पहुंचाए। कंपनी को सस्ता कच्चा माल दिया गया, जमीन दी गई, छूट दी गई, लेकिन बदले में कंपनी ने क्या दिया? प्रदूषण, बीमारियां, मौतें। और जब लोग आवाज उठाते हैं उन्हें तो विकास विरोधी कहा जाता है, उन्हें फिर वामपंथी कहा जाता है और कहा जाता है कि तुम भारत और भारत की ग्रोथ के खिलाफ हो। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या विकास ऐसा चाहिए हमें जो लोगों की मौत का कारण बने? ऐसा रोजगार चाहिए जो लोगों को बदले में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां दे? हम मानते हैं कि माउर में 4000 लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उन 1 लाख लोगों का क्या जो बीमारी के कारण जूझे? उन सैकड़ों लोगों का क्या जो मछली पकड़ने, बालू खनन जैसे रोजगार से वंचित हो गए? ऐसा रोजगार किस काम का जो आपका जीवन ही ना बचाए? इन सब में हमारी सरकार की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कंपनी की। जिस सरकार को हम अपना वोट देकर चुनते हैं, जिस सरकार को हमारी रक्षा करनी चाहिए, वो सरकार कंपनी की रक्षा करने में लगी हुई है। यह कंपनी लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस का अनदेखा कर रही है, अदालत के आदेश को लागू नहीं कर रही है। जब लोग शांतिपूर्वक विरोध करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। यह सब बिना सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। कंपनी लगातार बंद करने की धमकी देती है, उत्पादन कम करने की धमकी देती है, और हमारी सरकार डर जाती है और बदले में हमारी सरकार उन कंपनियों को और ज्यादा रियायतें देती जाती है। कच्चा माल दिया जाता है, टैक्स में और अधिक छूट दी जाती है। सेनगुप्ता समिति ने जो बताया था कि कंपनी मात्र 2 करोड़ से इस प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने नहीं किया। लेकिन सरकार ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार सिर्फ समितियां बनाती है और भूल जाती है। यह साफ दिखाता है कि आमजन और बड़े लोगों के बीच कितना अंतर है। अगर कोई गरीब आदमी छोटा सा कानून तोड़ता है तो उसे जीवन भर कारावास हो जाती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों लोगों को आए दिन मार देती हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार इनके साथ डिनर पर बैठती है। कॉर्पोरेट अपनी जिम्मेदारियों की बात करती है, वो कहती है कि हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं, हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, लेकिन असलियत क्या है यह आप सब जानते हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ मुनाफा चाहिए ताकि वो सरकार को चंदा देकर अपनी कंपनी और बड़ी कर सके। उसके बदले में हजारों लोग चाहे मरे, चाहे कितनी भी नदियां खत्म हो जाए, चाहे कितने भी अरावली जैसे पर्वत नष्ट हो जाए। और फिर जब आंदोलन बड़ा होता है तो कंपनी बंद होने की धमकी देती है और बंद होकर धीरे से निकल देती है बिना किसी मुआवजे के। अब सवाल यह है कि आम जनता इन बड़े बड़े उद्योगपति और सरकार से कैसे लड़ सकती है, कैसे अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर लोगों को जागरूक करना होगा, समझाना होगा कि प्रदूषण कितना खतरनाक होता है। श्रमिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर लड़ना होगा। कंपनी की रणनीति में खुद को नहीं झोंकना है। ये कंपनियां उन्हें अक्सर बांटने की कोशिश करती है। हमें सरकार पर लगातार दबाव बनाना होगा। उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने सरकार को चंदा दिया है, लेकिन हमने भी अपना एक वोट दिया है। उन हजारों करोड़ से ज्यादा कीमती है हमारा एक वोट। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए, अदालतों के आदेशों का पालन करना चाहिए। हाल के कुछ मामले देखकर अब तो अदालत और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी विश्वास नहीं रहा। हम ऐसी हजारों कॉर्पोरेट कंपनियां बना सकते हैं, लेकिन पर्यावरण के खिलाफ अगर वो काम करती है तो उन्हें नष्ट भी करना चाहिए। सभी कॉर्पोरेट कंपनियों को नई तकनीकों का इस्तेमाल करके प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक कई नई तकनीकें हैं जो विदेशों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनियां अपना मुनाफा ज्यादा करने के लिए इन नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करती। कार्ल मार्क्स ने इसे अपने सरप्लस वैल्यू सिद्धांत के जरिए समझाया था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे अपने मुनाफे के लिए श्रमिकों और पर्यावरण को कैसे भूल जाती है। कंपनी को प्रदूषण से रिलेटेड फैसले में स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए। किसी इलाके में फैक्ट्री लगे तो वहां के लोगों की सहमति ली जानी चाहिए। उन लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए कि भविष्य में इसके साथ क्या होगा, यहाँ से किस तरीके का वेस्ट निकलेगा, क्या उत्पादन होगा। यहाँ पर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को भी सख्ती से करना चाहिए। भी फैक्ट्री को शुरू करने से पहले ये सारी सीमा तय होनी चाहिए कि वह पर्यावरण के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर फैक्ट्रियां नहीं चलेगी तो भारत का विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन वे सभी लोग जो इनकॉर्पोरेट का साथ देते हैं वो सिर्फ सिक्के के एक पहलू को समझ पाए हैं। हम भी मानते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन नई तकनीक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी जरूरत भी पूरा करे और पर्यावरण को भी संरक्षित रखे। रोजगार जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी हमारा रोजगार है? माउर की फैक्ट्री को ही देखिए, 4000 लोगों को जरूर वहां पर रोजगार मिलेगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और कुल मिलाकर नुकसान ही हुआ। हम रोजगार की बात कर सकते हैं, लेकिन उस नुकसान और उसकी भरपाई की कौन बात करेगा? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई उद्योग नहीं होना चाहिए, नई कंपनियां नहीं होनी चाहिए, नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उद्योग हो, लेकिन उद्योग में अपनी नैतिक सीमा होनी चाहिए।
जो प्रदूषण कम से कम फैलाए, अपने कचरे का सही इस्तेमाल करना जानती हो। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो उद्योग पर्यावरण के साथ अच्छे से चल रहे हैं। जापान और यूरोपीय देश हमसे ज्यादा उद्योग करते हैं, लेकिन वो पर्यावरण को भी बचाए रखते हैं। वहाँ की सरकार कानून के तहत कंपनियों को मजबूर करती है कि वे नई तकनीकों का इस्तेमाल करें और प्रदूषण को नियंत्रित करे, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार उन्हीं कंपनियों से चंदा लेती है और फिर उन्हीं के साथ चलती है। उन गरीब लोगों को भूल जाती है जिनके बलबूते पर उन्हें वो कुर्सी मिली है। जापान और यूरोप जैसे भारत में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक मजबूत राजनीति शक्ति चाहिए जो इन कंपनियों से ज्यादा आम लोगों पर नजर रखे और आम लोगों के लिए काम करे।